हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटर एंड लीगल फ्रेमवर्क। इसमें हम देखेंगे कि वे रूल्स मतलब जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, वे रूल्स रेगुलेशन और एक्ट जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मतलब रूल्स रेगुलेशन और एक्ट जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए दिए जाते हैं, वही क्या होते हैं, रेगुलेटर एंड लीगल फ्रेमवर्क कहलाते हैं। मतलब बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से चलता है, जिस प्रकार से चलता है, जिन नियमों से को फॉलो करके चलता है, उसे कहते हैं लीगल रेगुलेटर एंड लीगल फ्रेमवर्क। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन है, रेगुलेटर एंड लीगल फ्रेमवर्क रिफर टू द सेट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई टू कंट्रोल एंड गाइड द फंक्शन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। मतलब जो रेगुलेटर एंड लीगल फ्रेमवर्क होते हैं उनका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब जो आरबीआई बैंक है, और जो गवर्नमेंट है, मतलब आरबीआई बैंक और गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम, जो रेगुलेशन, जो एक्ट दिए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या, उनके द्वारा बनाए गए नियम जो भारत के बैंक को नियंत्रण, मतलब जो नियम है, जो रेगुलेशन है, जो एक्ट है, वो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है और आरबीआई बैंक देता है, ठीक है। उसके द्वारा ही क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम को, बैंक को कंट्रोल किया जाता है, उसका संचालन किया जाता है, जिससे उसको मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलती है। मतलब किसी भी बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, जो रेगुलेशन दिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेगुलेटर एंड लीगल फ्रेमवर्क। या ये रेगुलेटर एंड लीगल जो फ्रेमवर्क होते हैं, जो एक्ट होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है और आरबीआई ने दिया है एक बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। सिंपल से लिखा है, रेगुलेटर एंड लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है वे सारे कानून, नियम और दिशा निर्देश जो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक बनाते हैं ताकि बैंकिंग प्रणाली ठीक से और सुरक्षित तरीके से चल सके। मतलब जो सरकार देती है, जो गवर्नमेंट देती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूल्स दिए हैं, जो कानून दिए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेगुलेटर एंड लीगल फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए दिए गए हैं, अच्छे से कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं, ताकि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे दिया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934, ये दोनों भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब दिया गया था, 1949 में दिया गया था। जो आरबीआई एक्ट है वो कब दिया गया था, 1934 में दिया गया था, ठीक। मतलब सारे नियम, सारे कानून, जो भी लॉ है, रेगुलेशन है, एक्ट है, वो किसने दिया था, आरबीआई और गवर्नमेंट ने दिया था। बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में और आरबीआई एक्ट 1934 में दिए गए थे। ठीक है, अब की हिस्ट्री देखते हैं कि जो रेगुलेशन एक्ट थे, जो फ्रेमवर्क है, लीगली फ्रेमवर्क है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब उसमें कब कब स्टेबलाइज्ड, मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई, कमर्शियल बैंक जो सबसे पहला आया था उसकी स्थापना कब हुई, कौन कौन से प्रावधान दिए गए, ये सारी चीज़ यहाँ आज हम इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं, इसका इतिहास। तो आरबीआई की स्थापना, मतलब आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सन 1934। मैंने आपको भी पहले ही बताया कि जो आरबीआई एक्ट था 1934 के अकॉर्डिंग लागू हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सन 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। जब आरबीआई एक्ट 1934 लागू किया गया, तब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी।
यह देश का केंद्रीय बैंक है, मतलब सारे बैंकों का कंट्रोल किसके पास होता है, आरबीआई बैंक के पास होता है। हमारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई बैंक है, जो सारे बैंक को चलाता है, सारे बैंक को मॉनिटर करता है, सारे बैंक के पास बैंकों का कंट्रोल रखता है। कौन, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन। मतलब जैसे कि बैंक की स्थापना हुई आरबीआई बैंक की, उसके बाद कमर्शियल बैंक आए, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उसमें कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक थे। जो पब्लिक सेक्टर बैंक था उसमें सबसे पहला बैंक था एसबीआई बैंक, सबसे पुराना और सबसे पहला बैंक कौन सा था, एसबीआई। तो एसबीआई बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, सबसे पहला बैंक था उसका नाम क्या था, इम्पीरियल। मैंने आपको जब कमर्शियल बैंक के टाइप्स पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1955 में सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस बैंक को क्या किया, राष्ट्रीयकृत मतलब नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, जब वो नेशनलाइज हुआ तो क्या हुआ, उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका नाम 1955 में चेंज करके उसको राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया था। यह जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 के तहत किया गया था, मतलब जिस टाइम ये चेंज हुआ तो कौन सा एक्ट लागू हुआ था, 1955 के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज किया गया था। बाद में एसबीआई की कुछ सहायक बैंक, सब्सिडरी बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया। मतलब जो स्टेट बैंक था, एसबीआई बैंक था, उसकी पाँच सब्सिडरी बैंक मतलब सहायक बैंक थी। तो 2017 में सबको मिलाकर एक ही कर दिया गया। इसके पहले मतलब एसबीआई की सहायक 5 बैंक थी और 2017 में सभी को मिलाकर सभी को एसबीआई बैंक में मिला दिया गया। ठीक है, अब इसकी क्या है, एसबीआई बैंक की जो राष्ट्रीयकृत मतलब जो सब्सिडरी बैंक थी, उसकी जो सहायक बैंक थी उसको तो एसबीआई में मिला दिया गया, पर अभी भी कुछ जो कंपनियां हैं जो एसबीआई को सपोर्ट्स करती है, मतलब इसकी सब्सिडरी एक क्या है, कंपनी से सब्सिडरी कंपनी में जैसे आपने लाइफ वो सुना होगा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ऐसे 2-3 जो कंपनियां हैं वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है एसबीआई से जो जुड़ी हुई है। ठीक है, ये था एसबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1955 में। इसका पहले नाम क्या था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में सरकार ने इस बैंक का नाम चेंज करके क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। और उसकी जो सहायक बैंक थी उसको मिलाकर 2017 में उसको उसी में मिला दिया गया था। ठीक है, फिर जो दूसरे कमर्शियल बैंक थे, जैसे कमर्शियल बैंक कौन कौन से थे, हमने पढ़े थे, एसबीआई के साथ कौन, सेंट्रल बैंक था, एक्सिस बैंक था। ठीक है, जो बैंक थे दूसरे बैंक जो और प्राइवेट बैंक भी, मतलब जो कमर्शियल बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, एचडीएफसी। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक था, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट जो बैंक थे उन्हें पहले कंपनीज एक्ट 1930 के तहत नियंत्रित किया जाता था। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो बैंक थे उन्हें क्या किया गया था, एक्ट 1930 के तहत नियंत्रित किया जाता था। परंतु क्या हुआ, इस एक्ट उनको संचालन करने मतलब उसका ऑपरेशन करने और ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मतलब 1930 के तहत जो नियम लागू हुआ था, जिसके तहत प्राइवेट बैंक को चलाया जा रहा था, वो मतलब नियंत्रित नहीं कर पाया। ये नियंत्रित नहीं कर पाया तो उसके बाद दूसरे एक्ट दिए गए। मतलब 1930 के तहत जो भी लागू हुआ था वो क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग, उसके नियम के अनुसार वो नहीं चल पाया। उसके बाद दूसरे एक्ट दिए गए। अब देखते हैं कि दूसरा एक्ट कौन सा था और किस सन में दिया गया था। ठीक है, 1940 जो हमें पढ़े थे 1930। ठीक है, जो दूसरे कमर्शियल बैंक से, जो कमर्शियल बैंक थे, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, उन्हें क्या 1930 के अकॉर्डिंग लिया गया था। बाकी वो क्या हुआ, रेगुलेट नहीं कर पाया, उसे नियंत्रित नहीं कर पाया। तो कौन सा एक्ट दिया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, ये कंट्रोल नहीं कर पाया तो कौन सा दिया गया, 1949 दिया गया। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पारित किया गया, जिसे 16 मार्च 1949 से लागू
किया गया था। मतलब जो 1930 में लागू नहीं हुआ, जो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो कब दिया गया? 1949 में। और 1949 के एग्जैक्ट है 16 मार्च 1949 में इस एक्ट को क्या किया? लागू किया गया, पारित किया गया। इसका उद्देश्य था बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन लाना और जो खराब फैकल्टी है उसको प्रणाली से दूर करना। मतलब जो चीज़ें खराब है उसमें से दूर करना और बैंकिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है। फिर है 1968 का संशोधन। मतलब 1968 में क्या संशोधन हुए? 1968 में 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। मतलब क्या हुआ था? 1955 में SBI आया था। ठीक है। उसके जो सब्सिडरी बैंक थी उसको 2017 में मिला दिया गया। 1955 में क्या हुआ था? सिर्फ SBI बैंक था कमर्शियल बैंक के रूप में। उसके बाद 1968 में 14 प्रमुख बैंकों को क्या किया गया? राष्ट्रीयकृत किया गया, ताकि सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो और जनता के हित में काम हो। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक होगी तो क्या होगा? जनता का काम आसान होगा। वो या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से काम करेंगे या पब्लिक सेक्टर बैंक से काम करेंगे। इसलिए क्या किया गया? 1968 में 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। इस एक्ट में उस समय महत्वपूर्ण परिवर्तन मतलब रेडिशल चेंज किए गए। मतलब जो भी नियम थे, जो रेगुलेशन 19 मतलब स्टेट बैंक के टाइम जारी किए गए थे, उससे क्या किया गया? तो रेडिशल चेंज किया गया, क्योंकि कुछ इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, कुछ गवर्नमेंट बैंक थे, कुछ रीजनल रूरल बैंक थे। बैंक के टाइप अलग अलग थे, इसलिए क्या हुआ? इसमें चेंजेस हुए। ठीक है। शॉर्ट समरी के रूप में आप इतना याद रखिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक है मतलब RBI की स्थापना कब हुई? 1934 में। स्टेट बैंक की 1955 में। और सही बैंकिंग नियंत्रण के लिए 1949 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम लागू किया गया। ठीक है। पहले ये 1949 पहले क्या था? इसको 1913 में लागू किया गया था, वो नियंत्रित नहीं कर पाया तो 1949 में को फिर लागू किया गया। और 1968 में बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके सामाजिक नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई। एक ही बैंकिंग सिस्टम से कार्यकाल नहीं चल पा रहा था, इसलिए 1968 में 14 प्रमुख बड़े बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है। ये इसकी हिस्ट्री थी। अब आगे देखते हैं। मेन पार्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। मतलब 1949 में 1930 के अकॉर्डिंग जो भी नियम, जो भी रेगुलेशन पारित किए गए थे वो नहीं चल पाया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया था, तो कौन सा एक्ट दिया गया था? 1949। ठीक है। तो अब 1949 जब रेगुलेशन एक्ट दिया गया तो उसके मेन पार्ट कौन कौन से थे वो देखते हैं कि उसने किस किस पार्ट में किस किस रेगुलेशन एक्ट को किस सेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया था। तो फर्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम को कुल 5 भागों में बांटा गया है। हर भाग बैंकिंग प्रणाली को अलग अलग भागों में बताता है। मतलब जो 1914 एक्ट था उसे 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उस अधिनियम को 5 भागों में बांटा गया है और पांचों के जो सेक्शंस है वो सब अलग अलग है। सभी में सारी चीज़ें अलग अलग दी गई है, किस एक्ट में क्या हुआ, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, पार्ट 1 है इसका प्रिलिमिनरी इनिशियल सेक्शन, जिसको जो सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है? सेक्शन ए से 5A के बीच, 1 से क्या है 5A के तक, है ना। जो पार्ट 1 है इसका, जो नया अधिनियम मतलब एक्ट था 1949, उसका पार्ट फर्स्ट का कहाँ से कहाँ तक था? 1 से 5A तक था। ठीक है। इसका सेक्शन, इस पार्ट में प्रारंभिक भाग है। इसमें एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिभाषा, डेफिनेशन, दायरा और स्कोप बताया गया है। मतलब जो पार्ट फर्स्ट था उसमें सेक्शन 1 से 5A तक का कंक्लूजन था। उसमें क्या बताया गया था? इस एक्ट में का उद्देश्य क्या था? परिभाषाएं, उस चीज़ को, जो भी चीज़ें जो बैंक लागू हो रहे हैं, कोई बैंक की स्थापना की जा रही है, उसका क्या, उसकी परिभाषा है, उसका दायरा, उसमें कितने स्कोप है, कौन कौन सी स्कीम्स है, कहाँ तक उसका कार्यकाल है, कब तक वो चलेगा, कौन कौन सी पॉलिसी लाएगा, तो उसके सारा जो दायरा है, जो उसका स्कोप है, उसका जो क्षेत्र है वो बताया गया था। ठीक है। यानी बैंक, बैंकिंग और कंपनी लोन जैसे शब्दों का अर्थ इस एक्ट पर, इस मतलब अर्थ एक्ट इन बैंकों पर लागू होगा।
मतलब जो भी सारी चीज़ें आएगी कि वो क्या था, कैसा था, किस एक्ट में लागू किया गया था, कहाँ तक चलेगा, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग वो आया था, ये सारी चीज़ें का पार्ट 1 में मतलब जो इनिशियल था सेक्शन 1 से लेके 5A तक के इसमें बताया गया है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल में दिया है, यह बताता है कि कौन सा संस्थान बैंक कहलाएगा और उसे कौन कौन से नियम मानने होंगे। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहा है कौन कौन सी संस्था बैंक कहलाएगा, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो बैंक मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, कब तक उसका कार्यकाल चलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ये सेक्शन 6 से 36A तक लागू हुई। ठीक है, इसका सेक्शन क्या था, जो सेकंड पार्ट था 6 से 36A तक। ठीक है, इसमें बताया गया था कि बैंक कौन कौन से कार्य मतलब जो फंक्शन एक्टिविटीज़ होती है, मतलब बैंक में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है डेली की वो कर सकते हैं, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, ये इसमें बताया गया था। इसमें क्या क्या एक बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, डिपॉजिट लेना, लोन देना, फंड ट्रांसफ़र करना, ठीक है, लोन क्लियर करना, चेक इशू करना, ये क्या होता है एक बैंक में मतलब रेगुलेटर मतलब बिजनेस एक्टिविटी होती है, एक बैंक में डेली ऑपरेशन ये होते हैं। ठीक है, वही डिपॉजिट लेना, लोन देना, बिल्स डिस्काउंट करना, ये क्या था, अलाउड था। ठीक है, और क्या क्या अलाउड नहीं था, किसी वस्तु का व्यापार, ट्रेडिंग इन गुड्स। ठीक है, मतलब इसका ये पार्ट सेकंड में कहा गया था कि वो जो बैंक है वो क्या कर सकता है, डिपॉजिट ले सकता है, लोन दे सकता है, बिल डिस्काउंट कर सकता है, पर किसी वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। इस एग्जाम्पल में दिया है बैंक मोबाइल नहीं बेच सकता पर मोबाइल कंपनी को क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। तो बैंक में क्या होता है, लोन दिया जाता है, डिपॉजिट लिया जाता है, लोन क्लियर किया जाता है, चेक इशू किया जाता है। तो ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो एक्टिविटी होती है वो किया जा सकता है, परंतु किसी चीज़ का बिजनेस नहीं किया जा सकता। अगर किसी को बिजनेस करने के लिए लोन देना है तो वो बैंक देगा, परंतु वो बैंक एक मतलब बिजनेस नहीं कर सकता। ये पार्ट सेकंड में बताया गया था। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड का ए देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट सेकंड का ए है, इसमें है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मतलब ये कहाँ था सेक्शन 30A से 30AC तक चलाया गया था। ठीक है, इस भाग में बैंकों के प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट नियंत्रण की बात की गई थी। उसमें क्या हुआ था, उस चीज़ों को मैनेज करना, क्या क्या उस बैंक में अलाउड होंगे, कौन सी चीज़ नॉट अलाउड होगी, कौन से काम किए जाएंगे। उसमें बताया क्या गया था कि बैंक बिजनेस करने वालों को लोन दे सकता है पर बैंक बिजनेस नहीं कर सकता। इसमें बताया गया है कि बैंकों को कैसे मैनेज करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे देखना है कि उस अगर कोई मैनेजर काम कर रहा है तो उसको किस नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो कौन से नियम का पालन नहीं करेगा तो मैनेजर को हटाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें सेकंड ए में पार्ट सेकंड ए में बताई गई थी। ठीक है, अगर किसी बैंक का चेयरमैन गलत तरीके से काम कर रहा है तो आरबीआई उसे हटाने का आदेश दे सकता है। अब सारे बैंकों को कंट्रोल आरबीआई करती है, तो आरबीआई इस नियम को लागू करती है कि किसी बैंक का मैनेजर सही तरीके से काम नहीं करता, रेगुलेशन एक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो उसे निकाला जा सकता है। इस पार्ट में बताया गया था। ठीक है, इसका स्टार्ट कब हुआ था, ये 1 फरवरी 1969 में। अब है पार्ट सेकंड का बी। ठीक है, पार्ट सेकंड के बी में बताया गया कंट्रोल ओवर बैंकिंग कंपनीज। ये सेक्शन 36AD से 36AJ तक लागू हुआ था। इसमें बताया गया था आरबीआई को यह पावर दी गई है कि वह बैंक की जांच मतलब इंस्पेक्शन करके और उनकी फाइनेंशियल स्थिति पर नज़र ज़रूरत पड़ने पर उस बैंक को प्रतिबंध लगा सकता है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आरबीआई के पास इतनी पावर होती है कि वो हर मंथ या हर 1-2 मंथ में बैंकों का इंस्पेक्शन करता है, उसकी जांच करता है कि उस बैंक की स्थिति क्या है, उस बैंक में कितना लोन दिया गया है, कितना लोन जमा है, उसमें कितना मतलब डिपॉजिट जमा है। ये सारी चीज़ इतनी पावर होती है आरबीआई के पास कि वो हर बैंक की जाँच कर सकता है। ठीक है, अगर कुछ गलत होता है तो आरबीआई उस बैंक को क्या कर सकता है, रोक सकता है या बंद करवा सकता है। एग्जाम्पल में दिया है अगर कोई बैंक ग्राहकों को पैसा नहीं लौटा पा रहा तो आरबीआई उसके एक्टिविटीज़ पर रोक लगा सकता है। ठीक है,
अगर बैंक किसी कस्टमर का पैसा नहीं देता है, ठीक है, जमा जिसने जो किया है वो लौटा नहीं पाता है, आरबीआई क्या करेगा, उस बैंक को क्या करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा देगा। ये पार्ट सेकंड के बी में बताया गया था। अब है पार्ट सेकंड का सी, इसमें था रिसिप्ट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ये सेक्शन 30B से 45 तक लागू किया गया था। इसमें बताया गया था, इसमें बैंकों की रिसिप्ट, ठीक है, अकाउंट्स और रिकॉर्ड के नियम दिए गए हैं। बैंक को अपने लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बैंक जो होता है उसमें सारे डिटेल्स होती है, और कोई कस्टमर उसमें बैंक अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट ओपन करने से लेकर उसने कितना डिपॉजिट जमा किया है, कितना लोन लिया है, उसने कब एटीएम बनाया, उसकी जो सारी प्रोसेस होती है। अगर उसका बैंक अकाउंट 4 साल पुराना भी हो गया है तो उसकी सारी डिटेल्स क्या होती है, बैंक के पास होती है, ठीक है। तो उसके जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सारे अकाउंट्स होते हैं, उसकी डिटेल्स क्या कर रखता है, मतलब बैंक को, जो भी कमर्शियल बैंक है वो रखता है, ठीक है। ये था इसके पार्ट सेकंड के सी में। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड क्लोजर ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ये सेक्शन 45 से 45X तक के दिए गए थे। इसमें दिया गया है कि अगर कोई बैंक नुकसान में चला जाए या दिवालिया हो जाए, मतलब अगर किसी बैंक को लॉस होता है, ठीक है, उसने लोन दिया है बहुत सारा, ठीक है, और वो लोन चुकानी, मतलब जो कस्टमर को या जो कंपनी को लोन दिया है वो चुकाती नहीं है, क्या होगा, बैंक लॉस में चला जाएगा, ठीक है, उसकी रिकवरी वो नहीं ले पाएगा, मतलब वो उसको नुकसान हो जाए या दिवालिया हो जाए, मतलब वो बैंक बंद हो जाए या बैंक सिस्टम कहीं चला जाए, भाग जाए, तो क्या होगा, उससे बंद करने और पुनर्गठन, मतलब उसको डबल से स्टार्ट करने की प्रक्रिया बताई गई है। मतलब जो पार्ट 3 है उसमें बताया गया है कि अगर कोई बैंक लॉस में चला जाता है तो उसे बंद करना या उसे डबल से स्टार्ट करने की प्रक्रिया इस सेक्शन में बताई गई है। सेक्शन 45 से 45X के बीच में इस सेक्शन को बताया गया है, इस प्रोसेस को बताया गया है, ठीक है। फिर ये पार्ट 3 का ए, इसमें बताया गया है स्पीडी डिस्पोजल रिसोल्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़। इसको सेक्शन 45A से 45X के अकॉर्डिंग रखा गया है। इसमें होता है, इसमें उन गतिविधियों को तेज़ी से निपटने की बात है जो प्रतिबंध या अवैध है, ठीक है, मतलब जो बैन हो जाती है, जो एक्टिविटीज़ बैन हो जाती है कि इस बैंक को, इस सिस्टम को नहीं चलाना है, इस एक्टिविटीज़ को बंद किया जाए, वो किसके अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लिया गया था। 45A से लेकर 45X तक, जो पार्ट 3 के ए में आता है। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में बताया गया है कि मिस चैलेंज सेक्शन 46 से 55 तक। इसमें बताया गया है कि इसमें पेनाल्टीज, ऑफेंस, पनिशमेंट्स और अन्य विविध प्रावधान, मतलब जो भी प्रोविज़न शामिल है, कौन कौन से, पेनाल्टीज यानी अगर कोई बैंक कानून तोड़े, ठीक है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। अगर कोई बैंक जो दिए गए रेगुलेशन है 1914 के अकॉर्डिंग, जो रूल्स दिए गए थे, जो एक्ट दिए गए थे, उसे फॉलो नहीं करता है, पेनाल्टी नहीं भरता है, या फिर उसके ऑफिशियल जो वर्क है वो नहीं कर पाता है, तो उस पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, कौन से उस पर सेक्शंस लगेंगे, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये किसमें, पार्ट 4 में बताया गया था। पार्ट 5 में बताया गया है मेन प्रोविज़न रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सेक्शंस 56 के अकॉर्डिंग बताया गया था। इसमें बताया गया था कि यह भाग कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा है, 1 मार्च 1966 में लागू हुआ था, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो सरकारी बैंक होते हैं, जो सहकारी बैंक होते हैं, जैसे कि ग्रामीण बैंक या जिला सरकारी बैंक, ठीक है, उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कुछ नियमों का पालन करना होगा। मतलब कमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग जो बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जिसे सरकारी बैंक किया जाता है या फिर जिला सरकारी बैंक किया जाता है, उसके जो रेगुलेशन एक्ट है उसका पालन करना होगा। किस एक्ट में बताया गया है, ये पार्ट 4 के सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। ये कब लागू हुआ था, 1 मार्च 1966 को लागू किया गया था। तो ये थे बैंक सिस्टम की
जो बैंकिंग सिस्टम के जो प्रावधान थे, जो हिस्ट्री थी, ठीक है, कि कौन से जो 1949 के एक्ट जो लागू किया गया था उसके अकॉर्डिंग इसको 5 भागों में बांटा गया था कि इन 5 पार्टों में उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो ये 5 पार्ट थे, इसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से बताई गई है कि उसका प्रावधान कब लागू हुआ, कब बंद किया गया, कौन सी चीज़ें कब लागू हुई थी, कौन सी चीज़ें कब बंद हुई थी, बैंक में क्या अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, कौन से किस बैंक को लोन दे सकती है, ये सारी चीज़ें किस में बताया गया था, इन पार्ट में बताया गया था। ठीक है, एक्ट देखा था हमने, जो 1949 के जो एक्ट थे वो देखा। अब 1914 जो एक्ट थे उसकी कुछ अनुसूचियाँ थी, कुछ शेड्यूल थे, वो देख लेते हैं। जैसे इसकी 5 अनुसूची थी, 5 अनुसूची थी। फर्स्ट थी, ठीक है, इस फर्स्ट में क्या था, संशोधन, यानी एक्ट में किए गए परिवर्तन, कि किस एक्ट में सेक्शन में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसे बताया गया था, किसमें, फर्स्ट अनुसूची में बताया गया था। सेकंड में वायलेंस था, मतलब उल्लंघन, नियम तोड़ने पर जो दंड होते हैं, जो कार्रवाई होती है, जो पेनाल्टीज लगती है, जो पनिशमेंट मिलती है, वो कितना अनुसूची सेकंड में बताया गया था। अनुसूची थर्ड में बताया गया था फॉर्म ए और बी, मतलब जो प्रावधान थे, फॉर्म ए और फॉर्म बी जो प्रावधान थे, बैंकों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑफिशियल फॉर्म्स, मतलब बैंक की सिस्टम को किस किस रेगुलेशन, किस किस नियम का जो पालन करना है, वो अनुसूची थर्ड में बताया गया था। अनुसूची 4 में बताया गया था प्रिंसिपल क्रेडिटर, डैमेज और लॉस, मतलब प्रमुख लेनदारों और हानियों का विवरण, मतलब बैंक को लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, जो भी चीज़ें होती है, कितना लोन जा रहा है, कितना लोन बकाया है, कौन टाइम पे ईएमआई भर रहा है, कौन टाइम पे ईएमआई नहीं भर रहा है, कौन सा लोन असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट बन रहा है, ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई थी, अनुसूची 4 में बताया गया था। जो अनुसूची 5 थी उसमें हानि या नुकसान की भरपाई से संबंधित नियम, मतलब जो भी लॉस हुआ है। 4th अनुसूची में क्या था कि जो भी लॉस हो रहा है उसके का विवरण दिया गया था। और अनुसूची 5 में क्या बताया गया था, जो भी हानि हुई, जो भी नुकसान हुई, इस पर कौन से नियम से कार्रवाई करनी है, कौन कौन से उस पर नियम लागू होंगे, ये अनुसूची 5 में बताया गया था। ठीक है, इस क्लास में हमने क्या देखा कि जो रेगुलेशन एक्ट है वो कब पारित हुए, उसका जो हिस्ट्री देखी हमने, उसके बाद जो एक्ट लागू हुए थे उसे देखा कितने पार्टों में बांटा गया है और उसके पार्ट में क्या क्या चीज़ें लागू हुई थी वो देखे, और अनुसूची देखे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1949 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग कितनी अनुसूचित थी। तो 5 अनुसूची भी पढ़े हमने उसमें, और अनुसूचिया में कौन कौन से प्रावधान है वो भी इसमें हमने देखे कि उसका कौन कौन सी डिटेल्स है, कौन कौन से प्रावधान इसमें लागू किए हैं। बाकी जो टॉपिक बचा है हमारा इस चैप्टर्स का, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो एक्ट लागू हुआ था 1949, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से पार्ट में उसे डिवाइड किया गया था, कौन कौन सी अनुसूचित बनाई गई थी वो देखा था। अब हम देखेंगे जो एक्ट था 1949, इसके अकॉर्डिंग बैंकिंग ने कौन कौन से प्रावधान दिए थे, मतलब आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर इस पे कौन कौन से प्रावधान लागू किए थे वो देखेंगे। ठीक है, यानी इस एक्ट के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण नियम, सेक्शन दिए गए हैं जिन्हें बैंकिंग सिस्टम चलाता है, मतलब एक बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो एक्ट थे, जो सेक्शन थे, उसके क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, ये इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट प्रावधान है डेफिनेशन ऑफ बैंक एंड बैंकिंग पॉलिसी। इसको सेक्शन 5 से 5B में दिया गया था। इसमें सिर्फ सिंपल से था, इसमें बैंक और बैंक शब्द की परिभाषा दी गई थी इस प्रावधान में, और बताया गया था कि बैंकिंग का क्या मतलब है, कि बैंकिंग में क्या क्या होता है, बैंकिंग में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट लेना, लोन देना, चेक इशू करना, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र करना, फंड विड्रॉल करना, ये क्या होता है, डेली एक्टिविटी होती है किसी भी बैंक की। तो इसमें यही समझाया गया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब यानी जनता से पैसा जमा करना और उसे लोन या इन्वेस्ट के रूप में देना। इससे क्या होगा,
जब बैंक लोन मतलब जब जनता उसमें पैसा जमा करेगी बैंक में, उससे क्या करेगा, उस डिपॉजिट को बैंक अन्य पर्सन को या अन्य किसी कंपनी को क्या करेगा, लोन के रूप में देगा। उससे कस्टमर का भी फ़ायदा होगा और बैंक का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक को उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा और जिस कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, उसको भी क्या होगा, उसका एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इससे मतलब बैंक का और उस कस्टमर का दोनों का बैलेंस बना रहेगा। ये इसमें फर्स्ट प्रावधान में बताया गया था। एग्जाम्पल दिया है, जब एसबीआई से जनता पैसा जमा करता है और लोन दे रहा है तो वही बैंकिंग कहलाती है। मतलब क्या हुआ, कस्टमर ने बैंक में, एसबीआई बैंक में पैसा जमा किया और एसबीआई बैंक ने उसी पैसे को क्या किया, किसी कंपनी या किसी कस्टमर को लोन के रूप में प्रोवाइड कर दिया। ये फर्स्ट प्रावधान था। सेकेंड प्रावधान है बिजनेस परमिटेड ऑफ फॉर बैंक्स। ठीक है, ये सेक्शन सी के अकॉर्डिंग लागू हुआ था। इसमें बताया गया था कि बैंक कौन कौन से काम कर सकता है, मतलब बैंक में कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है और कौन कौन सी चीज़ें नॉट अलाउड है। तो जैसे कि डिपॉजिट लेना, लोन देना, फॉरेन एक्सचेंज डील और गारंटी देना, ये क्या था, एक बैंक का काम था। लेकिन गैर बैंकिंग गतिविधियाँ, जो नॉन बैंकिंग बिजनेस होता है, जो क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। मतलब बैंक का काम क्या है, लोन देना, ठीक है, डिपॉजिट लेना, ये सारी चीज़ें क्या है, बैंक का काम है। लेकिन वो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जो बैंक है वो बिज़नेस करने के लिए पैसा दे सकती है, लोन दे सकती है, पर बिजनेस कर नहीं सकती। तो वही सेकंड प्रावधान में बताया गया है कि बैंक में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। मतलब कौन कौन सी चीज़ें बैंकिंग गतिविधियों में आती है और कौन कौन सी चीज़ें गैर बैंकिंग गतिविधियों में आती है। मतलब जैसे यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, बैंक जूते चप्पल नहीं बेच सकता, ठीक है, पर जो जिसका बिजनेस करना चाहता है, जो अपना शॉप खोलना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई बिजनेस खोलना चाहता है, उसे लोन दे सकता है, पर ये काम बैंक नहीं कर सकता। ये सेकंड प्रावधान में बताया गया है। थर्ड प्रावधान है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग, इस सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग दिया गया था। इसमें क्या था, बैंक किसी वस्तु के व्यापार मतलब ट्रेडिंग इन गुड्स में भाग नहीं ले सकता। वही इसमें भी है कि किसी भी बिजनेस में बैंक भाग नहीं ले सकता। इसमें बैंक का काम केवल वित्तीय सेवा प्रदान करना है, सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है किसी भी बिजनेसमैन को, पर बैंक बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, इस सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग है। फिर है फोर्थ प्रावधान डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट, इस सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग दिया गया था। इसमें बताया गया था कि अगर बैंक ने कोई प्रॉपर्टी ली है बैंकिंग यूज़ और वो बैंकिंग यूज़ में नहीं है, ठीक है, अगर बैंक ने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, और उसको बैंकिंग चीज़ में यूज़ नहीं कर रही है, मतलब बैंकिंग क्षेत्र में यूज़ नहीं कर रही है, तो जो प्रावधान है, जो सेक्शन कितना 9 के अकॉर्डिंग दिया गया था, ये प्रावधान कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी बैंकिंग सिस्टम में यूज़ नहीं हो रही है तो उसे 1 साल के अंदर में बेचा जाना चाहिए या उससे कम समय में ही बेचा जाना चाहिए। एक निश्चित समय होता है उसका, वो 1 साल से कम, ठीक है, या लगभग 1 साल, इससे कम टाइम में उसको बेच दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर फिफ्थ प्रावधान है रिजर्व फंड, ये सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग दिया गया था। उसमें बताया गया था कि हर बैंक को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व फंड में डालना चाहिए। ठीक है, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में कमर्शियल बैंक में बताया था कि जब भी कोई अपना फंड जमा करता है, ठीक है, अगर किसी ने 1 करोड़ बैंक में जमा किया है, ठीक है, तो अगर बैंक को कोई लॉस ना हो, ठीक है, ये सोचकर बैंक को आरबीआई बैंक को 20% क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी ने 1 करोड़ जमा किया है बैंक में, तो सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग उस बैंक को अपने प्रॉफिट का कितना 20%, कितना 20% आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, बैंक को नुकसान होता है, बैंक घाटे में चले जाती है, उसका प्रॉफिट निकाल सके। इसलिए क्या करती है बैंक, उसका 20% आरबीआई को जमा करती है। ये इसका कौन सा प्रावधान 5 में बताया गया, जो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग दिया गया था।
अब है प्रावधान 6 जिसमें कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। ठीक है, इसमें बोला गया है कि हर बैंक को अपनी कुछ राशि RBI या अपनी ही तिजोरी में रिजर्व रखनी होती है। इसे CRR और SLR कहा जाता है। ठीक है, CRR मतलब कैश रेशियो मतलब जो केस होता है बैंक के पास उसका कुछ हिस्सा, और SLR मतलब जो लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी बचती है बैंक के पास उसको। पहले क्या था, जो SLR थी वो 38% थी, हर बैंक को 38% SLR जमा करना पड़ता था। अब 38 से उसके क्या कर दिया है, कम करके 25% कर दिया गया है। और जो CRR होता है उसे और भी कम कर दिया गया है, उसे 90% कुछ अबाव कर दिया गया है। पहले ये ज़्यादा मात्रा में जाती थी, अब ये कम मात्रा में जाती है, पर कुछ परसेंट ये बैंक को जमा करना ही पड़ता है, मतलब SLR और CRR। 7th प्रावधान है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांस, जो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग दिया गया था। उसमें है कि बैंक अपने डायरेक्टर से या उनसे जुड़े लोगों को लोन नहीं दे सकता। मतलब जो बैंक होता है वो क्या करता है, अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब उनसे ऊंची पोस्ट में होते हैं, उन्हें क्या करता है, लोन नहीं दे सकता या उनके नाम पे लोन नहीं दे सकता। ठीक है, इससे करप्शन और मिसयूज को रोका जाता है। मतलब अगर मैनेजर अपने से बड़े पोस्ट वालों को उसी बैंक का लोन देता है तो क्या होगा, ये इल्लीगल होगा। ठीक है, मतलब वो उसको लोन नहीं दे सकता, इससे रोका जाता है। इस प्रावधान के अकॉर्डिंग, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग इसे बताया गया है। फिर 8 प्रावधान, इसमें बताया कि अकाउंट एंड ऑडिट, ये सेक्शन 29 एंड 30 में बताया गया था। इसमें बोला गया है कि हर बैंक को अपनी एनुअल बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करना जरूरी है। RBI द्वारा अप्रूवल एडिटर उसकी जांच करता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो भी बैंक की स्थिति होती है कि बैंक में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लोन दिया गया है, कितना डिपॉजिट जमा है, जो बैलेंस शीट होती है प्रॉफिट लॉस की, सारी चीज़ें क्या होता है, जांच के लिए तैयार रखनी पड़ती है। क्योंकि हर मतलब कुछ टाइम में बैंकों की जांच होती है, इंस्पेक्शन होता है। इसमें बताया जाता है कि इस बैंक की कितनी स्थिति है, ये पब्लिक के सामने भी बताया जाता है। तो पब्लिक इस पर क्या करती है, भरोसा करती है। पब्लिक को भी, जनता को भी इस बैंक की स्थिति के बारे में बताया जाता है, किसकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितने हैं, कैसे क्या है, इसकी बैलेंस शीट कितनी है, ये सारी चीज़ें एक ऑडिटर या RBI बैंक से आकर उसे चेक करता है। नाइन्थ प्रावधान है इंस्पेक्शन बाय RBI, मतलब जो सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग दिया गया, उसमें बताया गया था कि RBI को अधिकार है कि वह किसी भी बैंक की जांच कर सकता है। मतलब RBI सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, तो RBI का हक है कि वो किसी भी टाइम जाकर किसी भी बैंक को चेक कर सकता है कि उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, ताकि पता चले कि बैंक नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर RBI बैंक से कोई भी डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर जाकर डायरेक्ट किसी बैंक की चेकिंग करता है तो उससे पता चलता है कि बैंक की स्थिति क्या है, बैंक सही नियम, सही रेगुलेशन से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग, जो उसका 9th क्या था, प्रावधान था, सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग बताया गया था कि RBI का हक है कि वो किसी भी टाइम जाके बैंक की जांच कर सकता है। 10th प्रावधान है वाइंडिंग अप। ठीक है, इससे सेक्शन 44A से 44A और 45 में बताया गया है। उसमें बताया गया कि अगर कोई बैंक कमज़ोर हो जाता है तो उसे बंद करने या किसी अन्य बैंक से मिलाने की प्रक्रिया बताई गई है। मान लो कि किसी बैंक पे ज़्यादा उधार हो जाता है या ज़्यादा लोन दिया होता है और उसका लोन कोई नहीं चुका पाता है, क्या होगा, बैंक लॉस में चला जाएगा। और बैंक लॉस में चला जाएगा तो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। उस टाइम क्या होता है, उस बैंक को बंद करने की प्रक्रिया की जाती है। या तो उसको बंद कर दिया जाएगा या फिर किसी अन्य बैंक में मिला दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो SBI बैंक थी उसकी 5 सब्सिडरी बैंक थी, पर क्या किया गया, 2017 में उन सबको एक साथ मिला दिया गया था। वैसे ही कोई और बैंक कमज़ोर हो जाती है, उसे लॉस हो जाता है तो उसे क्या करता है, या तो बंद कर दिया जाता है या फिर उसे अन्य बैंक में मिला दिया जाता है।
किसके, सेक्शन 44A एंड 45 के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कोई छोटा बैंक है तो उसे बड़ा बैंक में मिला दिया जाए, या फिर बैंक को लॉस हुआ है तो उसे मिला दिया जाए। सेक्शन 44 एंड सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग ये बताया गया था। नेक्स्ट प्रावधान है पेनल्टी फॉर वायलेंस। ये सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग लागू होता है। इसमें बताया गया था अगर कोई बैंक इस एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है, मतलब जो एक्ट लागू किया गया था 1949 उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक्ट, किसी भी रेगुलेशन जो रूल्स है उसे फॉलो नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किसके, सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग उस पर क्या होंगे, चार्जेस लग सकते हैं, उस पर उल्लंघन का केस लग सकता है, उसे पेनल्टी देना पड़ेगा सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव बैंक, मतलब इस सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग बताया गया था। यह सेक्शन कोऑपरेटिव बैंक पर लागू किया गया 1 मार्च 1966 से, ठीक है, जो मैंने आपको अभी इसमें बताया था पार्ट में। यानी अब कोऑपरेटिव बैंक को किसी भी कानून के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक है, एसबीआई बैंक है, एसबीआई के जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, जो जिला सरकारी बैंक है, सहकारी बैंक है, उसे क्या नियम कानून लागू करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग ये बताया गया था और इसे 1 मार्च 1966 को लागू किया गया था, ठीक है। ये इसके प्रावधान थे। इसका निष्कर्ष करता है कि सभी प्रावधान, जो ये सभी प्रावधान हमने 12 प्रावधान पढ़े, उसके सेक्शन अलग अलग पढ़े, जो भी सेक्शन के अकॉर्डिंग काम हो रहे थे। इन प्रावधानों का उद्देश्य एक ही है, बैंकिंग प्रणाली के जो संगठन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। मतलब जो भी कस्टमर इसे यूज़ कर रहा है उसके हित में कार्य करना, उससे सपोर्ट करना और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना, ताकि बैंक की ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बना रहे। ये इस प्रावधानों का मेन उद्देश्य था। फिर है एस्टेब्लिश्ड ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। मतलब जो भारत में बैंक है, भारत में बैंक की स्थापना करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किसके रूल्स, किसके रेगुलेशन, क्या क्या पारित करना पड़ता है, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ये देखते हैं। कि मतलब सिंपल सा बोले तो अगर भारत में किसी बैंक की स्थापना हो रही है न्यू, तो उसको कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से नियम, कौन कौन से रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेगी, किसकी सुनना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट कितना अधिकार देता है, आरबीआई के कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये सब फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। भारत में किसी भी बैंक को खोलने, मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सारे बैंकिंग सिस्टम को कौन चलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाती है, ठीक है। तो आरबीआई बैंक और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके अभी हमने प्रावधान पढ़े, ठीक है, उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी नया बैंक खुलता है, तो उसे आरबीआई बैंक के जो नियम है, जो रेगुलेशन, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जो एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग जो सेक्शंस दिए गए थे, जो भी पार्ट्स दिए गए थे, जो भी प्रावधान दिए गए थे, सारे प्रावधान का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इसमें दिया गया है, ठीक है, इसकी फर्स्ट स्टेप है परमिशन फ्रॉम आरबीआई, मतलब आरबीआई से अनुमति लेना। अगर आपको बैंक, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक ओपन करना है अपनी निजी व्यक्तित्व पर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से क्या करना पड़ेगा, वो मतलब अनुमति लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो व्यक्ति या संस्था बैंक खोलना चाहती है उसे आरबीआई से अप्रूवल, मतलब अनुमति लेनी पड़ेगी। इसकी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के प्रमोटर संस्थापक योग्य और विश्वसनीय है कि नहीं, मतलब जो बैंक ओपन करना चाहता है, जो डायरेक्टर है उसका, वो अच्छा इंसान है या नहीं, वो विश्वसनीय है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन जांचता है, आरबीआई बैंक। सबसे पहले वो आरबीआई बैंक है, वो सारी चीज़ें जानेगा कि वो उसको जो ओपन कर रहा है वो इंसान कैसा है, वो विश्वसनीय है या नहीं, वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें अप्रूव, मतलब जांचता है आरबीआई बैंक। उसके बाद ही अनुमति देता है किसी को भारत में बैंक ओपन करने की, इस्टेब्लिश करने की, ठीक है। उसके पास पर्याप्त धनराशि, मतलब कैपिटल, और उनका उद्देश्य जनता का हित, ये होना चाहिए। मतलब आरबीआई ये देखता है कि जो कोई अपना बैंक ओपन कर रहा है तो उसके पास जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो है या नहीं, ठीक है, वो जनता के हित में काम करेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखता है। सेकंड देखते हैं,
ठीक है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के रूप में पंजीकरण, मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाना ज़रूरी है। मतलब हर नया बैंक पहले कंपनी के रूप में बनना ज़रूरी है। अगर आपको कोई बैंक स्टार्ट करना है तो उसको एक कंपनी के रूप में कार्य पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको बैंक के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया था। मतलब बैंक को क्या, कंपनी एक्ट 2013, पहले जो एक्ट था 1949, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट बैंक की स्थापना की जाती थी। उसके बाद बैंक की जांच के बाद पता चला कि कुछ बैंक फ्रॉड होती है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है पर लोन देती है पर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, मतलब डेवलपमेंट बैंक होती है, एक तरफ की बैंक नहीं होती है। तो क्या करता है वो, सबसे पहले जो बैंक स्थापना होने वाली होती है उसकी अनुमति अप्रूव करके उसे कंपनी के रूप में बनाता है। मतलब ये किसके 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। इस बैंक का नाम, उद्देश्य, नियम आदि जो भी है, मतलब बैंक कौन सा स्टार्ट कर रहा है, उसका नाम, उसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों काम करना चाहता है, ये सारी चीज़ें इस प्रावधान के अकॉर्डिंग लिया गया था। थर्ड में देखते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता। तो इसमें आरबीआई बोलता है कि आरबीआई ने तय किया कि बैंक शुरू करने के लिए एक निश्चित मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है। नए प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए लगभग 500 करोड़ और स्मॉल फाइनेंस बैंक की लगभग 200 करोड़ की पूंजी ज़रूरी होती है। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए 200 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करें तो उसके लिए 500 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। ये आरबीआई ने किससे बताया, जो बैंक ओपन कर रहा है जिससे एक कंपनी के रूप में एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग रखा गया है, उससे बताया कि अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है तो उसके लिए आपको 200 करोड़ की पूंजी की ज़रूरत होगी, और आप प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करना चाहते हैं तो आपको 500 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। ठीक है, इसकी फोर्थ स्टेप होती है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू आरबीआई, मतलब आरबीआई को आवेदन देना, ठीक है। ये चीज़ें उसने बता दिया कि अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक करना है तो 200 करोड़ की पूंजी, और प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करना है तो 500 करोड़ की पूंजी। उसके बाद क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन, आवेदन लिखकर देना पड़ेगा। तो जब बैंक कंपनी के रूप में बन जाती है, उसको क्या किया, बैंक ओपन कराया, सबसे पहले उसको एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के रूप में बना दिया गया, ठीक है। उस कंपनी के रूप में बना दिया तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को एक डिटेल्ड एप्लीकेशन देना होता है। इसमें क्या क्या होता है, बैंक का प्रपोज नाम, कि उस बैंक का नाम क्या होगा, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर, कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसकी पूंजी कितनी है, डायरेक्टर, कि उस बैंक का डायरेक्टर कौन होगा, उसकी जानकारी, उसका नाम, बिजनेस प्लान, कि वो किसके लिए काम करेगी, किसको लोन देगी, ये सारी चीज़ें, फ्यूचर प्लान उसके क्या क्या है, एक्सपेंस प्लान क्या क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, उसे लिखकर बैंक को, आरबीआई बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेप इसका है सिक्योरिटी बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई द्वारा जांच किया जाएगा। आरबीआई की जांच क्या करेगी, वो बोलेगी कि आरबीआई, उसने क्या बोला कि आरबीआई जब उसको लोन देगी तो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो 200 करोड़ की पूंजी, अगर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो 500 करोड़ की पूंजी, ठीक है। 500 करोड़ की पूंजी तो उसमें आवेदन की जांच करना पड़ेगा। आवेदन में क्या क्या लिखा गया है, उसका नाम, उसका डायरेक्टर का नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ों को जांच करेगा। अब आरबीआई ने वो एप्लीकेशन ले लिया, अब उसे क्या करेगा, वो जांच करेगा। तो जांच मिलने के बाद हर चीज़ को जांचता है, क्या 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 प्रमोटर्स जेन्यून है, मतलब उसका जो डायरेक्टर है वो जेन्यून है, कैपिटल जो एक्यूरेसी है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, सच 500 करोड़ है या नहीं, 200 करोड़ है या नहीं, उससे कम तो नहीं है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, वो जांचता है कि उसने आवेदन में उसने क्या क्या लिख कर दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट टीम क्वालिफाइड है या नहीं, मतलब जितना एक मैनेजमेंट बनता है उनका, कितने लोग उसमें काम करेंगे, कौन सी पोस्ट पे कौन रहेगा, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, आरबीआई चेक करता है। फिर बैंक का प्लान पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, ठीक है, वो देखता है कि बैंक जिस लिए काम कर रहा है
वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओनली अपना प्रॉफिट के लिए काम तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या करता है, आरबीआई चेक करता है, जांच करता है उनके आवेदन जो बना होता है उस पर। ठीक है, अगर आरबीआई को सब कुछ सही लगता है तो क्या करता है, उसका जो लाइसेंस है वो क्या करता है, बना देता है, मतलब लाइसेंस टू कॉमर्स बैंकिंग बिजनेस जारी कर देता है, मतलब उसका जो लाइसेंस है वो क्या कर देता है, जारी कर देता है। ठीक है, ये कौन सा उसका आरबीआई कर देता है। मतलब उसने क्या किया, सबसे पहले उसके लिए आवेदन लिया, आवेदन में जो उसकी जानकारी थी उसको फिल किया, उसके बाद उसकी जानकारी को चेक किया कि सब कुछ सही है नहीं है, और सही है तो उसे क्या कर दिया, उसे लाइसेंस दे दिया जाता है। ठीक है, सिक्स स्टेप है इसका, लाइसेंस टू ऑपरेट, मतलब लाइसेंस प्राप्त करना। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। जब आरबीआई सेटिस्फाइड होता है कि बैंक सभी नियमों का पालन कर रहा है तो उससे क्या करता है, बैंकिंग लाइसेंस बनाने दिया जाता है। मतलब अब उसे लाइसेंस मिल गया है कि वो अपना बैंकिंग लाइसेंस बना सकता है, वो बैंक ओपन कर सकता है। ठीक है, अब वही बैंक भारत में वैध रूप से लीगली काम कर सकता है। मतलब सारी चीज़ें क्या किया, आरबीआई बैंक ने चेक कर लिया। ठीक है, उसकी कैपिटल कितनी है, उसमें कौन से लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों का डिपार्टमेंट है वो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उसका डायरेक्टर कौन है, उस बैंक का नाम क्या होगा, ये सारे उसने सारी चीज़ें क्या कर लिया, चेक कर लिया, उसे लाइसेंस बनाने का मौका, मतलब लाइसेंस बनाने का आदेश दे दिया किसने, आरबीआई ने। ठीक है, अब वो बैंक क्या करेगी, लीगली रूप से भारत में काम कर सकती है। ठीक है, ये फिर 7वां स्टेप इसका है, कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बैंकिंग कार्य की शुरुआत। ठीक है, लाइसेंस मिलने के बाद बैंक अपनी शाखाएं, ब्रांचेस खोलकर अपनी सेवाएं शुरू कर सकता है। मतलब उसे लाइसेंस मिल गया है, अब बैंक क्या कर सकता है, अपने ब्रांचेस खोल सकता है। ठीक है, जैसे डिपॉजिट लेना, लोन देना, एटीएम बनाना, फंड ट्रांसफ़र करना, विड्रॉल करना, ये सारी चीज़ें क्या कर सकता है, बैंक अपने ब्रांचेस खोल के स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि अब उसका लाइसेंस आ गया है। तो जो हमने 7वां स्टेप देखा उसमें क्या हुआ, उसने अपने ब्रांचेस खोलकर सारी सेवाएं देना शुरू कर दिया, डिपॉजिट लेना, लोन देना, एटीएम बनाना, फंड ट्रांसफर करना, विड्रॉल लेना, ये सारी चीज़ें उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, मतलब सारी सेवाएं दे दिया। ठीक है, अब 8 स्टेप है इसका, सुपरविजन बाय आरबीआई। मतलब अगर उसने बैंक स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसने बैंक स्टार्ट किया है तो क्या करेगा, आरबीआई बैंक उसकी जांच करेगा कि उसने बैंक स्टार्ट किया है, इसका लाइसेंस बन गया, उसने ब्रांच ओपन कर दिया, ब्रांच ओपन करके इसने पब्लिकली जांच शुरू कर देता है वो कि कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, कौन कौन से काम इसमें हो रहे हैं, सारी चीज़ें क्या करती है, उसको जांचता है। मतलब बैंक शुरू होने के बाद आरबीआई उसकी लगातार निगरानी करता है ताकि ग्राहक का पैसा सुरक्षित रहे। मतलब वो देखता है कि जो बैंक में कस्टमर पैसा जमा कर रहा है, डिपॉजिट ले रहा है, जो फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, चेक इश्यू हो रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, सारे रूल्स रेगुलेशन जो एक्ट बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग एक बैंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, आरबीआई चेक करता है। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे वो चेक कर सके, मॉनिटर कर सके और उसे अपने रूल्स, उसके रेगुलेशन समझा कर उसे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसके ये 8 स्टेप थे भारत बैंक की स्थापना के लिए। अगर आप भारत में कोई बैंक की स्थापना कर रहे हैं तो ये 8 स्टेप है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से अनुमति लेकर उसका क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसी के बाद ही कोई अपने भारत में बैंक स्थापना कर सकता है, बैंक को चला सकता है। ये इसके 8 स्टेप थे। ठीक है, इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष कहता है कि भारत में बैंक खोलने की प्रक्रिया बहुत सिस्टमेटिक और लीगल होती है। यह सुनिश्चित मतलब आरबीआई सुनिश्चित करता है कि केवल वही संस्था बैंकिंग करे जो भरोसेमंद और सक्षम हो। अगर आरबीआई उस चीज़ को अप्रूव कर देती है, आरबीआई उसको लाइसेंस दे देती है तो ही बैंक ओपन कर सकता है, न तो बैंक ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी क्या होती है, कानूनी तरीके से जाँच होती है। ठीक है, तो ये क्या था, बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, बैंक की स्थापना करने के लिए 8 स्टेप्स दिए गए थे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।